So as far as death of a partner is concerned, इसमें कोई भी यूनिक खेल नहीं आ रहा एक्सेप्ट वन। जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा है वो एज इट इज यहाँ पे पेस्ट होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन क्रिएट होगा, दैट विल सी फॉर द ईयरली एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला तो ये है कि जो तुम्हारा रिटायरमेंट का 0.1 to 4 है वो एज इट इज पेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि रिटायरमेंट का 1 to 4, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, accumulated reserve and reserves and सॉरी द रिवैल्यूएशन, ये चारों चीजें एज इट इज तुम्हारी चलेंगी, कोई इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। अब इस साल, अभी आज इस साल तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ इसमें जर्नल एंट्रीज आनी है, नो अकाउंट्स आर टू बी मेड, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस रिटायरमेंट और इसमें फिर है क्या? रिटायरमेंट और इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक बात का डिफरेंस आता है, दैट इज ईयरली ट्रांजैक्शन। अब ईयरली ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ? ईयरली ट्रांजैक्शन का मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो वाले आइटम्स हैं उनका डिफरेंस रहता है रिटायरमेंट और डेथ में। रीजन क्या है कि भाई जो क्वेश्चन आपको रिटायरमेंट के दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्लान तरीके के आपको 31st को रिटायर कर रहे हैं, 31 मार्च को, 1 अप्रैल टाइप्स रिटायर कर रहे हैं। बट जो डेथ होगी वो कहीं ना कहीं मिड ऑफ द ईयर हो रही है, वो तो प्लान करके नहीं हो रही ना भाई। तो जो मिड ऑफ द ईयर हो रही है उसमें भी अभी सुविधा ये दे रहे हैं तुम्हें कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, राइट। बट एक्सपेक्ट करो कि इट कैन बी मिड ऑफ द मंथ ऑल्सो। मिड ऑफ द मंथ मतलब एनी डेट ऑफ द मंथ, एंड इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट डेट्स। मतलब जो चीज आप पहले 1/12 कर रहे थे या 2/12 कर रहे थे, अब आपको उसे सम डेज अपॉन 365 डेज करना पड़ सकता है इन केस देयर इज अ क्वेश्चन जहां पे उन्होंने डेट मिड एंड मिड या एंड या बिगिनिंग की ना दियो, इसके अलावा कोई डेट दी, ठीक है। सो ईयरली ट्रांजैक्शन में जो पीएनएल एप्रो वाले ट्रांजैक्शन होते हैं वो बेसिकली हमें डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, मतलब डेट ऑफ डेथ से पहले की जो भी बैलेंस शीट बनी होगी, ऑब्वियसली आपके 31st को बनेगी ये बैलेंस शीट, तो इसका जो गैप है इतने पीरियड का हिसाब किताब नहीं हुआ था। भाई जो लास्ट बैलेंस शीट डेट है वहां तक तो सारा हिसाब किताब क्लियर होगा ना, वहां तो आपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह सब बना ली होगी, तो इस डेट तक तो सारा हिसाब किताब ओके था। बट यहां से लेके डेट ऑफ डेथ तक, सपोज इसमें कोई 4 महीने का अगर गैप है, तो ये 4 महीने का जो उसे हर साल दिया जाता था वो पैसा उसे नहीं दिया गया होगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर, ये चीजें जो हम उसको देते हैं या उनसे जो भी लेते हैं वो हमने इन 4 महीने का नहीं करा है। तो अगर हमने ये 4 महीने का नहीं करा तो ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मतलब ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको डिजीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को देनी है, राइट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, दैट इज जो ईयरली ट्रांजैक्शंस होंगे वो हमारे को साथ में इनकॉर्पोरेट करने हैं। मतलब गुडविल की ट्रीटमेंट, अक्यूमुलेटेड रिजर्व की ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट, इनमें कोई चेंज नहीं आ रही, ये वैसे ही चलेंगी जैसे रिटायरमेंट में चल रही थी। जो चेंज आएगा वो ये ईयरली एडजस्टमेंट का आएगा। और एक बेसिक चेंज अगर समझना चाहो तो आखिर में आएगा जब आप यहाँ पे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे रिटायरमेंट में, जो उसका बचा हुआ सारा पैसा है, मतलब जो भी उसके अकाउंट में बैलेंस लास्ट में बचता था उसे या तो हम पे कर सकते हैं या लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो वो यहाँ पे या तो यहाँ नॉर्मली जो डिजीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, राइट। यानी कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनको हम एग्जीक्यूटर्स कहते हैं। और या तो और फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाके या तो हम पेमेंट कर देंगे या फिर उनका भी लोन अकाउंट क्रिएट होगा जैसे अभी हो रहा था, क्योंकि जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव है वही अब हमारे साथ डीलिंग कर रहे हैं, राइट। बट ऑब्वियस वो तो नहीं आ रहे ना ऊपर से। तो बेसिकली जो एंड है वहां पे एक छोटा सा चेंज आता है कि वहां पे सीधा लोन अकाउंट क्रिएट हो सकता है अगर इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे जो भी डिजीज पार्टनर का हिसाब किताब बनता है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा उनके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और एग्जीक्यूटर अकाउंट में फिर पेमेंट होगी
या फिर एग्जीक्यूटर में भी बैलेंस रह जाएगा जो कि एग्जीक्यूटर का लोन कहलाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है तुम्हारा बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ, अदरवाइज द ट्रीटमेंट्स आर सेम। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इनकी जो ट्रीटमेंट है वो हमें रिस्पेक्टिव मंथ्स की करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी शेयर ऑफ प्रॉफिट के रिलेशन में, और इसमें पढ़े थे हमने दो मेथड, फर्स्ट इज ऑन टाइम बेसिस और दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेल और द टर्नओवर बेसिस। तो ये बेसिक दो तरीके पढ़े थे हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए जो पहला मेथड है दैट इज टाइम बेसिस, उसमें क्या करते हैं, उसमें बेसिकली हम या तो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेके इस 4 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या तो पिछले कुछ ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट को लेके फिर से इस 4 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इस 4 महीने की प्रॉफिट निकालने के लिए कोई बेसिस तो चाहिएगा ना। और दूसरा मेथड है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस का मतलब होता है कि भाई जो पिछले साल का सेल का प्रॉफिट से रिलेशन था, यानी कि हाउ मच वाज प्रॉफिट इन रेस्पेक्ट टू सेल, या फिर अब थोड़ा रेशियो के टर्म में तुम लोग आ गए हो तो ये समझ के चलो कि तुम्हारा जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते थे वैसे यहां प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो वो निकल गया परसेंटेज, है ना। सो पास्ट ईयर यानी कि पिछले साल का जो प्रॉफिट का परसेंटेज है सेल का वो निकाल लो और इस 4 महीने की सेल पे वो परसेंटेज अप्लाई कर दो, राइट। सो यू विल गेट द प्रॉफिट फॉर 4 मंथ्स देन, कि इस 4 महीने का प्रॉफिट क्या है, फिर उससे उसका शेयर मल्टीप्लाई कर दो जो डिजीज पार्टनर है। सो ये दो तरीके हमने पढ़े थे कि बेसिक कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये जो दो थे ये मेथड थे, मेथड ऑफ व्हाट, एस्टिमेशन मेथड कि कितना होगा। इसके बाद हमने दो रिकॉर्डिंग मेथड्स भी पढ़े। पहला रिकॉर्डिंग मेथड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सीधी सीधी एंट्री थी कि भाई जो भी आया उसके लिए हमने एक नया अकाउंट क्रिएट किया और उस अकाउंट को हम कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि साल के बीच में हम प्रॉफिट नहीं डिटरमाइन करेंगे तो हम एक और लॉस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जिसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कह रहे हैं। तो जितना उसका शेयर हम इन मेथड से फाइंड आउट करेंगे उसके लिए ये एंट्री होगी। बस इस एंट्री का लॉजिक में एक बात को याद रखना, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो आप ये वाला यूज करते हो, यानी कि इफ देयर इज नो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द क्वेश्चन यू विल ऑलवेज पास दिस एंट्री। तो ये मेरी एक जेनरिक एंट्री है, नॉर्मली किसी क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है, या डिटेल अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो डेथ के क्वेश्चन में नॉर्मली नहीं होता है। तो 95% केसेस 99% केसेस में आपकी यही एंट्री हो। बट देयर इज अ सेकंड रिकॉर्डिंग मेथड आल्सो। सेकंड मेथड कहता है आप एंट्री पास करो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो ये बट है कि ये जो है और है, कोई एक करेंगे, दोनों नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। और ये कब होगा, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करनी है। एंड दिस इज बेसिकली रिकॉर्डिंग मेथड। ये आपका रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री पास करने का तरीका है। सो पहले हमने इसमें पढ़ा
व्हाट इज द एस्टिमेशन, तरीका क्या है कि हम फाइंड आउट करें कि कितना हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। दूसरा, जर्नल एंट्री कौन सी होगी वो आप चूज करोगे ऑन द बेसिस कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस दिस एंट्री वुड गो, ये पीएनएल सस्पेंस टू द डिजीज पार्टनर, बट एक्सेप्शनली इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एंट्री भी हो सकती है। A, B, and C are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. ठीक है, B died on 30 June 20. तो बी डाइड 30 June. 30th जून। Yes, sir. तो 30th जून को इसकी डेथ हुई है, तो जैसे ये डेट मिले तो लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट की पता है क्या आपको, क्वेश्चन पढ़ के कहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब मार्च 31 आखिरी डेट थी। ये ध्यान रखना है कि ये दिसंबर भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि 3 मंथ्स का हमें इलाज करना है। ठीक है, Yes, sir. चलो अब आगे बोलो, आगे क्या है? For the year ended 31st March 2021, proportionate profit of 2020 is to be taken into consideration. Yes, sir. तो पिछले During साल the का प्रॉफिट क्या था, ये ऑब्वियसली आगे की लाइनों में दिखेगा, तो धीरे धीरे उसे पढ़ो, क्या है वो आगे की लाइनें। During the year ended 31st March 2021, bad debt of rupees 2,000 has to be adjusted. तो बैड डेट तो एडजस्ट करूंगा, प्रॉफिट होगा तब तो करूंगा सरकार। प्रॉफिट Yes, दिया sir. है क्या आपको? Yes, sir. 14,000. तो प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे पिछले ईयर का, तो मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट जो फाइंड आउट करूंगा वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, एंड उसमें एक बैड डेट जो है वो एडजस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली एडजस्ट करूंगा। तो बेसिकली दिस इज टाइम बेसिस, कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे मैं इसे जज कर रहा हूं। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 14,000 माइनस Before the 2,000, yes, sir. तो 14,000 माइनस 2,000 इंटू क्या होगा हमारा, इंटू इसका शेयर, दैट इज 2/6, एंड इंटू द मंथ दैट इज 3/12, है ना। सो 12,000 इंटू ये 3 मतलब 1,500 हो गई है आपके। सो दिस इज बेसिकली द शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसकी एंट्री कौन सी होगी, ये होगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू बीज कैपिटल अकाउंट फॉर 1,500, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में चेंज हो नहीं रहा। ठीक है, पढ़ो जरा क्या कह रहा है। Ajay, Bhavna and Shreya were partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. 2:2:1, ठीक है, फिर On 1st July 2019, Shreya died. 1 जुलाई 2019। तो अब हमारे को इमीडिएटली चाहिए कि डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या थी, है आपके पास? हाँ, इसके बाद दे रखा है the books of accounts are closed on 31st March every year. तो इट्स 31st मार्च ओनली, तो 31st मार्च है हमारा, तो ये भी 3 मंथ्स की कहानी है। ठीक है ना, ठीक है, फिर क्या है? Sales for the year 2018 to 19, rupees सेल कौन से पीरियड की बता रहे हो आप? 2018 to 19, 2018-19 कितनी है? 5 lakh. 5 lakhs। फिर क्या है? And that from 1st April to 30th June, intervening period की दे रखी है 1 lakh 40. इंटरवेनिंग पीरियड जो तुम्हारा 3 महीने का है उसकी कितनी है? 1,40,000. 1,40,000। ये जो तुम्हारे 3 महीने उसकी दे रखी है 1.4 लाख। फिर क्या है? Rate of profit during the past 3 years had been 10% on sales. तो ये तो और स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि हमें रेट भी नहीं निकालना पड़ा इसमें, राइट? हमें सेल दी और रेट क्या दिया है? 10% on sales. 10% है, तो इसका 10% निकाल लो। एक और चीज है, इसके बाद एक और चीज है। हाँ, Since Shreya's legal representative was her only son, who is specially abled, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated as 20% on sales. तो 20% ऑन सेल के हिसाब से निकालेंगे। अभी उसको 1/5, अभी भी तो 20% ही है सर, अभी कौन सा एक्सेप्शनल है? व्हाट इज द पॉइंट, फिर से पढ़ो। Since Shreya's legal representative was her only son, who is specially abled,
it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated 20%. पहले तो 10% अब 20% नहीं हो गया? अच्छा, रेट ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है 20% अप्लाई करने के लिए क्या? हाँ Okay. तो ये अब उनका चैरिटेबल एंगल है, उसके बेसिस पे ये बेसिकली इस 20% को यहाँ के लिए 20% अप्लाई करवाना चाहते हैं, राइट? तो अब इस केस में जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया वो कितना आया? 1,40,000 का हो गया 28,000. दिस इज बेसिकली द प्रॉफिट. अब इससे निकाल लो शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब ये ध्यान रखना कि ये तुमने 3 महीने का निकाला है, अब महीने नहीं लगाने, सीधा 28,000 इंटू 1/5 करना है, ठीक है ना? मतलब अब महीने नहीं लगेंगे. इनमें क्या था कि ये साल का प्रॉफिट था, 14,000 माइनस 2,000, इसलिए 3/12 अप्लाई करना पड़ा. ये हमारा साल का प्रॉफिट नहीं है, ये 3 महीने का प्रॉफिट है, क्योंकि 3 महीने की सेल पे निकाला है हमने. तो अब जो है हमारा 1/5 आ जाएगा. कितना हो गया भाई? 400 हटा दो, कितने से? 6,000 से, तो 5,600. और इसकी एंट्री भी सेम यही होगी, क्योंकि इसमें भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल नहीं रहा ना. दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट फॉर 5,600.